ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। इस सेगमेंट में हम जानेंगे स्पाइन संबंधी समस्याओं के इलाज के बारे में। तो चलते हैं मुंबई में हमारे सहयोगी अरुण लाल के पास। सर बताइए हमें, हमारे दर्शकों को, कि स्पाइन सर्जरी किससे करवानी चाहिए, न्यूरो सर्जन से या ऑर्थोपेडिक सर्जन से? देखिए, स्पाइन अगर आप देखेंगे रीढ़ की हड्डी, ये रीढ़ की हड्डी ऐसी होती है, इसके दो पार्ट होते हैं। एक तो अपने ये मनके, और पीछे जो बीच में जो पीली कलर की दिख रही है वो स्पाइनल कॉर्ड, उसको स्पाइनल कॉर्ड बोलते हैं हम। अगर आपका प्रॉब्लम स्पाइनल कॉर्ड के अंदर का हो या ट्यूमर हो तो वो यूजुअली हम न्यूरोसर्जन्स उसको करते हैं, उसको प्रेफरेंस मिलता है। लेकिन मोस्ट ऑफ द स्पाइन जब रीढ़ की हड्डी का प्रॉब्लम होता है, जहाँ रीढ़ की हड्डी में अगर इन्फेक्शन होता है, यहाँ स्लिप डिस्क होता है, यहाँ पे अगर ये नसों के ऊपर दबाव आता है पीछे, या ये मनके सरकते हैं, जैसे उम्र बढ़ती है कभी कभी मनके भी सरकते हैं, कभी कभी उम्र के हिसाब से मनकों में टेढ़ापन आता है, या बच्चों में कभी कभी स्कोलियोसिस रहता है, तो ऐसे चीजों में ऑर्थोपेडिक स्पाइन सर्जन उसमें ज्यादा ट्रेंड होते हैं। तो उस चीजों में वी रेकमेंड कि यू शुड आपने ऑर्थोपेडिक स्पाइन सर्जन के पास जाना चाहिए। सर, कमर का दर्द और कंधे का दर्द रीढ़ की हड्डी के ऑपरेशन का कारण बन सकता है क्या? अगर ऐसा होता है तो उसके बचाव के लिए हमको किस तरह की सावधानी बरतनी चाहिए? कमर का दर्द और कमर का दर्द ये अपनी रीढ़ की हड्डी के प्रॉब्लम का शुरुआत होती है हमेशा। पर ये कमर का दर्द और पीठ का दर्द होने का कारण है कि हमारा पोस्चर, अगर हमारा काम का पोस्चर सही नहीं है, अगर हमारा सोने का पोस्चर सही नहीं है, अगर हमारे काम में हम ज्यादा वजन उठा रहे हैं, या ट्रैवलिंग ज्यादा हो रहा है, या अगर मोटापा है, मैंने जैसे पहले बोला, अगर एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, तो पीठ दर्द और कमर का दर्द होता है। अगर इसको आपने अनदेखा किया कि ठीक है यार मुझे कुछ नहीं होगा, मैं इसको मेरा ऐसा ही चलता रहेगा, तो ये प्रॉब्लम धीरे धीरे बढ़ेगा और फिर वो अलाइनमेंट खराब होता जाएगा और वो नस के ऊपर दबाव आएगा। इसको मैं एक उदाहरण देता हूँ, जैसे इसको मैं उदाहरण देता हूँ कि एक कार का, जैसे अपनी कार होती है, उसका अगर अलाइनमेंट खराब होता है तो क्या होता है, उसके टायर घिसने लगते हैं। तो जब अलाइनमेंट खराब होती है तो हमको पता नहीं होता कि कार की अलाइनमेंट खराब हो चुकी है। धीरे धीरे टायर घिसते तब हमको समझता है कि ये भाई टायर कुछ तो प्रॉब्लम है गाड़ी में। तो स्पाइन का भी वैसा ही है। अगर उसके अलाइनमेंट के लिए हम कोशिश नहीं करेंगे, कि हम एक्सरसाइज नहीं करेंगे, उसके अलाइनमेंट के लिए हम वजन कम नहीं करेंगे, उसके लिए हम पोस्चर ठीक नहीं रहेंगे, तो उसका अलाइनमेंट खराब हो जाएगा और धीरे धीरे वो स्ट्रेस डालेगा ये गादी के ऊपर, और फिर वो नस के ऊपर प्रेशर बढ़ाएगा और फिर हमको रीढ़ की हड्डी का प्रॉब्लम शुरू हो जाएगा। एक बार शुरू हो गया कि वो खत्म नहीं होता है। सर, किस तरह के मरीजों को स्पाइनल सर्जरी की जरूरत होती है? देखिए, जैसे मैंने पहले ही बोला था कि 80% पेशेंट होते हैं कि जो हम उनको बोलते हैं कि आपका ये प्रॉब्लम है, या रेस्ट से या फिजियोथेरेपी से चला जाएगा। क्यों? बिकॉज ये मस्कुलर प्रॉब्लम होता है, या वो कोई ज्यादा सीरियस इश्यू नहीं रहता है। लेकिन कुछ प्रॉब्लम ऐसे रहते हैं कि जहाँ पे नस के ऊपर काफी ज्यादा दबाव आता है, स्लिप डिस्क हो, शायटिका हो, स्टेनोसिस हो, कुछ चीजों में इन्फेक्शन हो जाता है रीढ़ की हड्डी में, टीबी का इन्फेक्शन हो या कोई दूसरा भी इन्फेक्शन हो, कभी कभी फ्रैक्चर्स होते हैं गिरने के कारण। जैसे मैंने पहले बोला कि जैसी बढ़ती उम्र के कारण जब डेंसिटी या घनता कम होती है मनके की, तब मनके अपने आप फ्रैक्चर होने लगते हैं। ऐसे सिचुएशन में अगर आपका दर्द बढ़ रहा है, अगर आपको तकलीफ तक चलने में तकलीफ है, तो आपको सर्जरी लग सकती है। सर, ये सर्जरी किस तरह से की जाती है और इसकी अत्याधुनिक तकनीकें क्या हैं इस समय हमारे पास? अभी आजकल जैसे साइंस एडवांसेस हो रही है, वैसे स्पाइन सर्जरी में काफी एडवांसेस हो चुके हैं अभी आजकल। तो स्पाइन सर्जरी अभी उसका स्पेक्ट्रम शिफ्ट हो चुका है कि जहाँ पे मिनिमल इन्वेजिव स्पाइन सर्जरी और एंडोस्कोपिक स्पाइन सर्जरी और कंप्यूटर रोबोटिक असिस्टेड स्पाइन सर्जरी, ये सब एडवांसेस उसमें आ चुके हैं। तो हमारे यहाँ कोकिलाबेन धीरूभाई अंबानी हॉस्पिटल में तो हम सबसे एडवांस सेटअप है। तो हम हमारे 90% जो पेशेंट्स है उनको हम मिनिमल एक्सेस स्पाइन सर्जरी हो या एंडोस्कोपिक स्पाइन सर्जरी हो या रोबोटिक गाइडेड स्पाइन सर्जरी हो, उससे ही ट्रीटमेंट देते हैं। उससे हुआ है कि एक्यूरेसी बढ़ गया है सर्जरी का, और कॉम्प्लिकेशन रेट ऑलमोस्ट नहीं के बराबर हो चुका है। जी। और
सर स्पाइन सर्जरी एक जटिल सर्जरी है, इसको लेकर लोगों के अंदर बहुत सी भ्रांतियां हैं कि ये किस तरह से होती है, इसके बाद क्या होता है। एक्चुअली सब पूरी जनता जानना चाहती है आपसे कि स्पाइन सर्जरी के बाद क्या एक मरीज सामान्य जीवन जी सकता है? सही सवाल पूछा आपने। मेरे पास जो भी पेशेंट्स आते हैं वो सबसे पहले बोलते कि सर ये स्पाइन सर्जरी मतलब बहुत खतरनाक है, इससे पैरालिसिस हो जाता है, इसमें इन्फेक्शन हो जाता है, इसमें रिकवरी नहीं होता है। तो एक कॉमन लोगों की ये उनको लगता है कि यही स्पाइन सर्जरी करनी नहीं चाहिए। पर मैं आजकल जो जैसे मैंने आपको बोला कि एडवांसेस जो हो चुके हैं, मिनिमल इन्वेजिव स्पाइन सर्जरी है, हमारे इधर न्यूरो मॉनिटरिंग यूज करते हैं हम, रोबोटिक स्पाइन सर्जरी है, और ये एडवांसेस के कारण कॉम्प्लिकेशन रेट ऑलमोस्ट 0% हो चुका है। तो जब पेशेंट्स मेरे पास आते हैं तो मैं इनको बोलता हूँ कि आपको सर्जरी के कारण पैरालिसिस का रिस्क 0% है, बिकॉज उतनी हम प्रिकॉशंस लेते हैं, उतने एडवांसेस हमारे पास हैं। तो आप आइए तो कॉन्फिडेंस से आइए। और जब हम स्पाइन सर्जरी एडवाइस करते हैं पेशेंट्स को तो वो ऑप्शनल चीज नहीं होती है कि ठीक है आप शायद ये सर्जरी कर लो या शायद एक्सरसाइज कर लो। जब मरीज ये सब एक्सरसाइज या सब करके थक जाता है तभी हम उसको रिकमेंड करते हैं कि अगर आपको चलना है, अगर आपको सामान्य जीवन जीना है तो आपको ये सर्जरी करना पड़ेगा, और उसमें एक्यूरेसी है, इसमें हम आपको गारंटीड रिजल्ट्स देंगे। हेलो डॉक्टर में समय हो चला एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद स्पाइन से जुड़ी समस्याओं से बचने में फिजियोथेरेपी कितनी कारगर है, इस विषय पर हमारी बातचीत जारी रहेगी। देखते रहें पत्रिका टीवी।